नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल बीएससी फर्स्ट ईयर में। आज हम लोग फाउंडेशन कोर्स हिंदी जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी सबके लिए सेम होता है, उसके इकाई प्रथम के अध्याय 3 जिसका नाम है जीप पर सवार इल्लियाँ, जिसके लेखक हैं शरद जोशी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। शरद जोशी जी के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन हम लोग पहले के लेक्चर में ही कर चुके हैं, उसके एमसीक्यू भी हम लोग कवर कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग कुछ जीवन परिचय के बारे में भी इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेंगे, प्रस्तावना देखेंगे और सारा जो होता है लेक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि यह एक व्यंग है तो ये आसानी से समझ में नहीं आएगा, पहले आप लेक्चर देख लें, उसके बाद हमारा पीडीएफ जो होता है टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, आप जाकर के एक बार अपने से भी पढ़ लीजिए, जिससे आसानी से समझ में आ जाएगा। और फिर इसके एमसीक्यू वीडियो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ला देंगे, जिसको भी आप आसानी से देख सकते हैं और सारी चीज़ें समझ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल से ही वर्तमान तक विसंगतियां और विकृतियां प्रायः हर क्षेत्र में विद्यमान रही है। यहाँ पर कहना चाहते हैं लेखक जी की प्रस्तावना में जो बता रहे हैं बातें कि प्राचीन काल से ही वर्तमान तक, प्राचीन काल से लेकर के अब तक विसंगतियां का अर्थ होता है सामान्य नियम से विचलन, अर्थात अलग हो जाना। विकृतियां प्रायः हर क्षेत्र में भी बन रही हैं, चाहे वह राजनीति हो, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक क्षेत्र हो, व्यक्ति या का चारित्रिक अथवा व्यवहारिक पक्ष हो। जहाँ विसंगतियां होती हैं वहाँ व्यंग होता है। अगर विसंगतियां होंगी तो वहाँ पर व्यंग तो जरूर होगा। व्यंग एक साहित्यिक विधा होती है जिसमें लेखक किंचित हास्य के साथ विसंगतियों और विकृतियों की ओर समाज का ध्यान आकर्षित कराने का प्रयास करता है। हिंदी व्यंग के विकास में शरद जोशी का अमूल्य योगदान है। उन्होंने अपने व्यंग लेखों के माध्यम से व्यक्ति, समाज और वर्तमान व्यवस्था की विसंगतियों पर, आलोचनाओं पर प्रहार किया है। व्यंग के बारे में सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी कि व्यंग होता क्या है वास्तव में। व्यंग जो होता है एक साहित्य की प्रमुख विधा होती है जिसमें हास्य और कटाक्ष के माध्यम से, यानी कि हंस करके या फिर कटाक्ष, किसी बात पर गहरा प्रभाव देना, कटाक्ष के माध्यम से समाज, व्यक्ति, व्यवस्था या किसी घटना की कमजोरियों को उजागर किया जाता है। हास्य एवं कटाक्ष के रूप में किसी समाज या किसी व्यक्ति विशेष या जो समाज की व्यवस्था होती है, किसी भी घटना की जो कमजोरियां होती है उसको उजागर किया जाता है। यह एक साधन है जो गंभीर मुद्दों को सहज और रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें गंभीर मुद्दों को भी थोड़ा सरल भाषा में सहज रूप से प्रस्तुत किया जाता है, जिससे पाठक ना केवल हंसते हैं, इससे पाठक ना केवल हंसते हैं उस, बल्कि वे जो समस्याएं होती हैं उस पर विचार भी करते हैं। अब अगर इस प्रकार से उजागर किया जाएगा, पाठक उस चीज पर हंसेंगे भी लेकिन इस बात पे विचार तो जरूर करेंगे। तो यही अपना व्यंग कहलाता है। फिर आ जाते हैं जीप पर सवार इल्लियाँ। जीप पर सवार इल्लियाँ नामक व्यंग में शरद जोशी जी ने देश के विकास की भागदौड़ संभालने वाले नेता और सरकारी अधिकारियों की कार्यशैली पर व्यंग किया है। उन्होंने देश के विकास पे भागदौड़ से नेता, सरकारी अधिकारियों का जो कार्य होता है, जो जिस तरीके से करते हैं, जो खोखलापन वो करते हैं, उस पर उन्होंने विचार किया है। दूसरी तरफ जो होता है किसानों की यथार्थ स्थिति को व्यक्त किया है। उन्होंने किसान की स्थिति भी बताई है कि किस प्रकार किसान की स्थिति है वास्तव में। लोकतंत्र का स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया की कार्यशैली पर भी प्रश्न खड़ा किया है। उन्होंने मीडिया की भी प्रश्न शैली पर प्रश्न किया है कि कुछ भी छोटी चीज होती है उसको इतना बढ़ा चढ़ाकर बता देते हैं, उसको तीखा एवं चुटीला बनाने के लिए, कि वो बात फिर अलग ही चली जाती है। लेखक का उद्देश्य देश में व्याप्त विविध आयामों की ओर आम जनता का ध्यान स्पष्ट कराना है। इसमें लेखक का उद्देश्य केवल यही था कि जो समाज में ये कुरीतियां हो रही, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उस पर जो होता है ध्यान केंद्रित कराना, ध्यान आकर्षित कराना था। वह देशवासियों के समाज समक्ष की यथा स्थिति को रखने का प्रयास करता है। फिर आ जाते हैं जीवन परिचय। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ लेते हैं। हिंदी जगत के प्रमुख व्यंगकार शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 31 मई 1931 को हुआ था। शरद जोशी जी का जन्म मध्य प्रदेश में उज्जैन शहर के 21 मई 1931 को हुआ था। जीप पर सवार इल्लियाँ एवं अन्य व्यंग लेखों के अतिरिक्त हास्य व्यंगपूर्ण धारावाहिकों की पटकथा संवाद भी लिखे। उन्होंने हास्य व्यंग लिखे और धारावाहिकों की जो पटकथा होती है, सिनेमा वगैरह में जो धारावाहिक आते रहते हैं, सीरियल वगैरह, उनकी जो पटकथा और संवाद होते थे, उन्होंने शरद जोशी जी ने वो चीज़ें लिखी थी, जैसे लापतागंज हो गया। हिंदी साहित्य जगत में व्यंग लेखन को प्रतिष्ठा दिलाने वाले व्यंगकारों में शरद जोशी जी का महत्वपूर्ण है। व्यंग को एक हिंदी साहित्य विधा में जो व्यंग को एक प्रतिष्ठित किया गया था, उसमें महत्वपूर्ण योगदान शरद जोशी जी का भी है, फिर रहा है। इन्होंने अपनी रचनाओं में सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में पाई जाने वाली विसंगतियों को बेवकी से चित्रित किया है। उनके व्यंग संग्रह कौन कौन से हैं? परिक्रमा, जीप पर सवार इल्लियाँ,
तिलसम राह किनारे बैठे दूसरे सतह और प्रतिदिन यथासंभव किसी बहाने मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे आदि नाटक। अंधों का हाथी एक था गधा उर्फ अलाउद्दा खां। फिल्म लेखन उन्होंने कौन कौन सी फिल्म का लेखन किया था? छिटिस, छोटी सी बात, साँच का आँच नहीं, गोधूली, 100 आदि। दूरदर्शन धारावाहिक ये जो जिंदगी वह जनाब, यह दुनिया गजब की आदि धारावाहिक की पटकथा। पुरस्कार कौन कौन से मिले थे? ये मुख्य चीज होती है। काका हाथरसी पुरस्कार, परिवार पुरस्कार। सन 1900 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री के उपाधि से सम्मानित किया गया था। 1990 में उन्हें पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया गया था। अब इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि व्यंग के बारे में भी तो पता होना चाहिए हमें कि व्यंग होता क्या है वास्तव में। व्यंग एक संस्कृत भाषा का शब्द होता है। व्यंग एक संस्कृत भाषा का शब्द होता है जिसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है, बी प्लस अंग इक्वल देन व्यंग, जिसका अर्थ होता है विकृति, विरूप या विकलांग, अर्थात विकृति या विरूप व्यंग का कारण तत्व होता है। शब्द कल्प पद्म में भी व्यंग रूपी समझाया जाता है, विकृति अंगीन यथासंभव। इस व्यंग में प्रयाण पत्ता लगाने व्यंग बनता है। इस प्रकार जो विकलांगिता को उजागर करे वह व्यंग कहलाता है। व्यंग किसे कहते हैं? जो समाज में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कुछ समस्याएं उसको जो उजागर करता है उसे व्यंग कहलाता है। व्यंग कहलाता है। व्यंग में व्यंजना शब्द शक्ति प्रधान होती है। हॉरेंस का कथन था कि हंसते हंसते सत्य कथा कथन करते हैं, मतलब कि हंसते हंसते जो होता है सत्य कथा का कथन करना ही व्यंग कहलाता है। ऐसा करके वे सामाजिक और नैतिक समस्याओं की विवेचना गंभीरता पूर्वक किंतु सरल ढंग से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार वे व्यक्तियों के द्वारा व्यंग के उद्देश्य पर आ जाते हैं। अंग्रेजी का 68 शब्द लैटिन के सुटैर शब्द से विकसित हुआ है जिसका अर्थ है ऊबड़ खाबड़ या गड़बड़। फिर आ जाता है व्यंग की परिभाषा क्या होती है। शरद जोशी जी के अनुसार व्यंग की पहचान है कि ऐसी साहित्य जो कष्ट सहते सामान्य जिंदगी करीब है या उससे जुड़ा है, यदि ऐसा ना हो तो वह कुछ गड़बड़ी है। हरिशंकर परसाई के अनुसार व्यक्ति व समाज में उपस्थित विसंगतियों को लोगों के सामने व्यक्त करना ही व्यंग सहायक माना जाता है। अर्थात हरिशंकर परसाई जी ने कहा था कि जो लोगों में समाज में जो समस्याएं फैली होती हैं उसी को व्यक्त करना एक व्यंग कहलाता है। उसके अनुसार व्यंग जीवन में साक्षात्कार करता है, जीवन की आलोचना करता है, विसंगतियों, मिथ्याचारों और पाखंडों का पर्दाफाश करते हैं। जो पाखंड वगैरह फैले हुए हैं, विसंगतियां जो होती हैं, उन सबको पर्दाफाश जो व्यंग ही करता है। फिर आ जाते हैं अपने टॉपिक पे हम लोग, क्या है? जीभ पर सवार इल्लियां। इल्लियों का अर्थ होता है जो टीटी जैसे कीड़े होते हैं उनके अंडे से जो प्रथम लार्वा निकलता है उनका प्राथमिक रूप जो होता है वो क्या कहलाती है? इल्लियां कहलाती है। इल्लिया कैटरपिलर भी उनको अंग्रेजी में बोला जाता है। इल्लियां क्योंकि शाकाहारी होती हैं इसलिए फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं और इनकी जीवन अवधि लगभग 9 से 10 दिन की होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इतना मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि चने के पौधे होते हैं, पेड़ नहीं। चने का जंगल नहीं होता, खेत होता है। कवि कहते हैं कि इतना मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि चने के पौधे होते हैं, पेड़ नहीं। चने का जंगल नहीं होता, चने का खेत होता है। यदि खेत नहीं होता तो बताइए यह गीत कैसे बनता कि समधन तेरी घोड़ी चने के खेत में। तो यहाँ पे पुष्टि देते हुए बोलते हैं कि अगर जंगल होते चने के तो यह गाना कैसे बनता कि समधन तेरी घोड़ी चने के खेत में। यह पुष्टि प्रमाण है कि चने के खेत होते हैं। चने के झाड़ पर चढ़ने वाली बात सरासर गलत है, कपोल कल्पना है। यहाँ पर बोलते हैं कवि जी कि चने के झाड़ पर जो चढ़ने वाली बात होती है वह सपोल चना है, एकदम कल्पना होती है, कोई वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं होता। इसके आगे चने के बारे में मैं उतनी ही जानकारी देता हूँ जितनी हर वेसन खाने वाली की होती है कि वाह क्या बात है आदि। मुझसे यदि चने के बारे में भाषण देने को कहा जाए, कवि जी कहते हैं कि यदि मुझे बोला जाए कहीं कि तुम चने के बारे में भाषण दो तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ, कुछ या शुरू करें भाइयों। मुझसे इस ठीक है, मुझसे यदि चने के बारे में भाषण देने के लिए कहा जाए तो मैं कुछ यूँ शुरू करूँगा कि भाइयों, जिस तरह सूर्य मेरे मकान के इस बाजू आकर उस बाजू डूब जाता है उसी प्रकार चना जो होता है खेत पे आता है
खेत में उगकर आदमी या घोड़े के मुंह में डूब जाता है। तो इसमें कवि बोलते हैं कि यदि मुझे कोई बोलता है कि चने के बारे में भाषण दो, तो मैं इस प्रकार से बोलूँगा कि भाइयों, जिस प्रकार से सूरज होता है मेरे घर के इस बाजू आकर के उगता है और उस बाजू से जाकर के डूब जाते हैं, मतलब इधर हमारे घर से उगेगा, पूर्व साइड से उगेगा, पश्चिम में डूब जाते हैं, उसी प्रकार जो होता है चना जो होता है खेत में उगेगा और फिर या तो मनुष्य के पेट में या फिर घोड़ों के पेट में जाकर के डूब जाता है। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा, यह भय बताकर कि समय अधिक हो रहा है। इतना कहने के बाद, क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, मैं इतना ही बोलूँगा कि बस समय की कमी है, इसलिए मैं अपना जो ध्यान होगा वो ग्रहण कर लूँगा, स्थान ग्रहण कर लूँगा। बात यह है कि मेरे मुंह में पानी आ जाने के कारण अधिक बोल नहीं सकूँगा। चना मेरी कमजोरी है, यह कमजोरी मुझे ताकत देती है, सिर्फ खाते समय, बोलते समय नहीं। अब इसमें व्यंग के रूप में कभी कहना क्या चाहते हैं, वास्तविकता ये है। समीक्षा, जीप पर सवार इल्लियां प्रशासनिक व्यवस्था के उस कड़वे सच को उजागर करता है जिसकी आड़ में एक तरफ देश का किसान तपता है, तो दूसरी ओर हर वो आदमी जो कभी अनाज के खराब जाने के नाम पर तो कभी महंगाई की मार झेलता रहता है। इस पर कवि बताते हुए हैं कि प्रशासनिक की कड़वी है कि प्रशासनिक कड़वी होता है कि एक तरफ तो किसान झाड़े झेलता है कि उसको कम दाम मिला जाता है, और फिर दूसरी तरफ जो होता है उसकी क्या गल जाती है, दाम जो किसी चीज़ का बढ़ा दिया जाता है, प्रशासनिक व्यवस्था के कारण ही बढ़ता है, तो बढ़ा दिया जाता है, तो वो आदमी भी झेलता है कि इस टाइम पे सड़ गया, गल गया, ये चीज़ें हैं, तो इस कारण से उसका दाम बढ़ा दिया जाता है, तो आदमी भी भोग रहा है और किसान भी भोग रहा है। इस पर वो अपनी बातों को उजागर करते हैं। इल्लियां सब्जियां, फसलों आदि पर लगने वाला कीट है जो भीतर भीतर उन्हें खोखला करता रहता है। जिस प्रकार से ये प्रशासनिक लोग होते हैं अपने देश को भीतर भीतर से खोखला कर रहे हैं, उसी प्रकार से ये इल्लियां जो होती हैं वो चने के खेत को भीतरी भीतरी खोखला करती जाती हैं। प्रस्तुत व्यंग में लेखक अपने क्षेत्र में चने की फसलों पर लगी इल्लियों की वास्तविकता सामने लाता है, जो एक और पीड़ा दई है तो दूसरी ओर रोचक भी है। यह एक इल्लियों के बारे में जो विषय में, ये एक टाइप तो पीड़ादायक है किसानों के लिए, लेकिन दूसरी टाइप ये रोचक भी है। पर इधर शहर में अखबारों में चने की चर्चा जोरों जोरों पर है। इधर अखबारों में जो होता है चर्चा किसकी है, चने की जोरों जोरों से है। इन दिनों मौसम खराब रहा, हम तो घर में घुसे रहे, पर पता लगा कि बाहर पानी गिरा और ठंड बढ़ गई। हम लोग तो घर में रहते हैं, हम लोग अपने आसपास के पर्यावरण के प्रति, आसपास की जो बातें होती है उसके प्रति उदासीन होते हैं, एक सक्रिय इंसान नहीं होते हैं। दूसरी और हर वो आदमी जो कभी अनाज के खराब जाने के नाम पर तो कभी महंगाई मार देती है, सॉरी, इन दिनों मौसम खराब है, हम तो घर में घुसे रहे, पर पता लगा कि बाहर पानी गिर रहा है, ठंड बढ़ गई है। इसका नतीजा हुआ कि शहर के आसपास चने के खेत में इल्ली लग गई। ठंड बढ़ी, पानी गिरा तो चने के खेत में इल्ली लग गई। अखबार में शोर हुआ कि चने में इल्ली लग गई। अब अखबार में ये शोर हो रहा है कि चने में इल्ली लग गई और सरकार सो रही है, वगैरह वगैरह। अब इतनी छोटी सी चीज को इतना ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, अखबार वाले इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोल देते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं होती है। एक अखबार ने चने के पौधे पर बैठी इल्ली की तस्वीर भी छाप दी। अब चने के पौधे पर बैठी इल्ली की तस्वीर उसमें छाप दी, जिसमें इल्ली सचमुच सुंदर लग रही थी। चना हमने भी कम नहीं खाया है, पर देखे पश्च तस्वीर इल्ली की छपी है। छपना तो चने की चाहिए, पर इल्ली की छपी है। समीक्षा, व्यंग्यकार प्रस्तुत गद्यांश में अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि हम घर में घुसे रहते हैं, बाहर के मौसम हमें पता नहीं चलता, अखबारों के माध्यम से ही पता चलता है, जो अखबार वाले बढ़ा चढ़ा करके बताए रहते हैं वही चीज़ें हमको पता चलती हैं कि चने के खेत में इल्ली लग गई है। यहाँ लेखक का इशारा इस ओर है कि अक्सर हम अपने आसपास के परिवेश और व्यवस्था के प्रति उदासीन रहते हैं। हम लोग जो होते हैं एक्टिव नहीं होते अपने आसपास के वजह से। हमें अक्सर जो होता है अखबार के माध्यम से ही चीज़ें पता चलती हैं, अक्सर हमें अखबारों के माध्यम से पता चलता है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। अखबार भी कई बार खबरों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। कई बार खबरों को रुचिकर और मसालादार बनाने के लिए आवश्यकता से ज़्यादा उसमें विस्तार दे दिया जाता है। जैसे कि गद्यांश में इल्ली लगने की खबर के साथ इल्ली की तस्वीर भी एक अखबार वाले ने छाप दी। यहाँ पे इल्ली लगने के साथ साथ इल्ली की तस्वीर भी छाप दी, मतलब बढ़ा चढ़ा करके उस चीज़ों को दिया जा रहा है। मैं इल्ली के विषय में कुछ नहीं जानता, कभी परिचय का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। इल्ली से बिल्ली और दिल्ली की तुक मिलाकर एक बच्चों की कविता लिख देने के सिवाय मेरे को कुछ समझ नहीं आता है। क्या करूं, पर लोगों थे कि इल्ली का जिक्र इतने इत्मीनान से करते हैं जैसे पड़ोस में रहती हो। मतलब मुझे इल्ली के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, मैं इल्ली से बिल्ली दिल्ली तुक लगा करके एक बच्चों की कहानी बना देता हूँ, पर लोगों को इल्ली का इतना इत्मीनान है, इतना जानते हैं इल्ली के बारे में जैसे कि इल्ली उनके पड़ोस में रहती हो।
मेरे एक मित्र हैं, ज्ञानी ज्ञानी है यानी पुरानी पोथियों पढ़े हुए हैं। वो मतलब मेरे एक मित्र है, कवि जी कहते हैं मेरे एक मित्र हैं जो कि पुरानी पोथियों पढ़े हुए हैं, ज्ञानी है। मित्र में एकाध मित्र बुद्धिमान भी होना चाहिए, इस नियम को मानकर मैं उनसे मित्रता बनाए हुआ हूँ। मतलब ऐसा बोला जाता था पहले के जमाने में कि मित्रों में एकाध मित्र जो होना चाहिए वो एकदम बुद्धिमान होना चाहिए, इसलिए इस नियम को मान करके मैं उनसे मित्रता जो थी दोस्ती बनाए रखा हूँ। एक बार विद्वान की झोंक में उन्होंने बताया था कि एक नाम इला उन्होंने एक बात बताई थी, इला कह रहे थे अन्न की स्थांति देवी है, इला यानी पृथ्वी। उन्होंने एक बार विद्वान की झोंक में ये बताया था, इला जो कि पृथ्वी को बोला जाता था, जो अन्न की देवी होती है यानी पृथ्वी। मुझे यह बात याद रह गई, मुझे यह बात याद थी। जब इल्ली लगने की खबरें चली तो मैं सोचने लगा कि इला का इल्लियों से क्या संबंध है। जब इला उन्होंने मुझे बताया था तो जब ये खबरें चलने लगी तो मेरा दिमाग तो इधर उधर जाता था। मैं सोचने लगा इला यानी जो जो पृथ्वी होती है उसका इल्लियों से क्या संबंध है वास्तव में। इला अन्न की अस्थांति देवी होती है, अर्थात अन्न को देने वाली होती है, और इल्लियां अन्न को नष्ट करने वाली देवी होती हैं। इला जो होती है हमारी पृथ्वी जो होती है वो अन्न को उत्पन्न करती है, उसको देने वाली होती है, लेकिन इल्लियां जो होती है वो अन्न को नष्ट करने वाली देवियां होती हैं। धन्य है ये इल्लियां, इसी इल्ला की पुत्रियां हैं। अपनी मम्मी मैडम इला की कमाई खाकर अखबारों में पब्लिसिटी लूट रही हैं। जैसे अखबारों में इनकी जो खबरें वगैरह छपी थी तो वो अपनी मम्मी की कमाई यानी कि पृथ्वी की कमाई को खा करके इल्लियां जो होती है अखबारों में अपनी पब्लिसिटी लूट रही हैं। अखबारों में पब्लिसिटी लूट रही हैं। मैं अपनी इस इला और इल्ली ज्ञान से प्रभावित हो गया और सोचने लगा कि कोई विचार गोष्ठी हो तो अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करूं, पर यहाँ कृषि विभाग वाले अपनी गोष्ठी में हमें क्यों बुलाने लगे। इधर मैं अपनी ज्ञानी मित्र की इल्ली के विषय में अधिक जानने हेतु मिलने को उतावला होने लगा। मेरी पुत्री ने तभी इल्ली संबंधी अपने ज्ञान का परिचय देते हुए अपना प्राकृतिक विज्ञान भाग 4 देकर कहा कि इल्ली से तितली बनती है। तितली जो फूलों पर मंडराती है, रस पीती है। मतलब उनकी पुत्री जो थी अपने पुस्तक से देकर के ये बताती है कि इल्ली जो होती है, इल्ली से जो होती है तितली बनती है और चारों ओर पुष्प की ओर मंडराती रहती है, रस पीती है। मेरे अंतर में एक कवि काफी है जो काफी हुट होने के बाद सुप्त हो गया। तितली का नाम सुनते ही वह चौंक उठा और इल्ली के समर्थन में भाषण देने लगा कि यह तो बाग की शोभा है। मैंने कब कहा गोभी के बिग फूल। तभी कभी अखबार पढ़ा ये इल्लियां चने के खेत खा रही हैं और अगले वर्ष भजिया और बेसन के लड्डू महंगे होने की संभावना है। मूर्ख चुप रहे। कभी चुप क्यों रहने लगे। मैंने दोबारा बोलने का आत्मश्वासन। तब माइके अब यहाँ पे समीक्षा क्या उत्पन्न होती है। यहाँ लेखक ने इल्ली के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष किया। यहाँ पर उन्होंने इल्लियों के माध्यम से सामाजिक जो व्यवस्था होती है, नीति नपाड़ी होते हैं, उन पर उन्होंने कटाक्ष किया था। जैसे कि इला की पुत्रियां इल्लियां अपनी माँ की कमाई खराब कर देती हैं। इला यानी पृथ्वी और उसमें जो पुत्रियां होती हैं इल्लियां कैटरपिलर, वो अपनी माँ की कमाई को खराब कर देती हैं। उसी प्रकार कुछ व्यक्ति अपने देश के प्रति ईमानदारी नहीं रखते, वो अपने देश के प्रति ही नहीं ईमानदारी रखते, क्योंकि वो उन्हीं से आते हैं, उसी मातृभूमि में उनका जन्म होता है और उसी के प्रति वो ईमानदारी नहीं रखते हम, और अपने दायित्व का निर्वहन ठीक से नहीं करते हैं। उल्टा बेईमानी करके देश को ही नुकसान पहुंचाते हैं। बेईमानी करेंगे तो देश को ही नुकसान पहुंचेगा। दूसरा कटाक्ष व्यक्ति की व्यवहारिक कमजोरी पर। दूसरा कटाक्ष भी उन्होंने इस चीज पर माना है कि व्यक्ति को यदि किसी बात का थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए तो वह उसके प्रदर्शन करने के लिए उतावला हो जाता है। जैसे उस व्यक्ति को थोड़ा सा पता चला उसके बारे में, इल्लियों के बारे में, तो उसने पहले ही भाषण देना चालू कर दिया कि इल्लियां जो होती हैं वो खूबसूरती बढ़ाती हैं तितलियों के बारे में। जैसे तो ये अपना जो कटाक्ष मारते हैं, दो चीजों पर उन्होंने कटाक्ष मारा था। जब अखबारों ने शोर मचाया था नेताओं ने भी भाषण देना शुरू किया, या शायद नेताओं ने भाषण दिया जब अखबारों ने शोर मचाया। पता नहीं पहले क्या हुआ। खैर सरकार जागी, मंत्री जागे, अफसर जागे, फाइल उदित हुई, बैठकें चहचहाई, नींद में सोए चपरासी कैंटीन की ओर चाय लेने पड़े। जब ये खबरों में शोर छाया तो सारी चीजें जो होती हैं, नेता नापाड़ी जो लोग भी होते हैं, सारे लोग एक्टिव हो गए थोड़े दिन के लिए। वाक्यांतों की छुड़ियां सड़क पर फैलने लगी। कार्यकर्ताओं ने पंखे फड़फड़ाए और गांव की ओर चल मुड़े। सुबह हुई। रेंगती हुई रिपोर्टों ने राजधानी की ओर घेर लिया और हड़बड़ाकर आदेश निकले। जीप गुर्राई, तार तनकर इल्ली का मामला दिल्ली तक पहुंच गया। अब इल्ली का मामला एकदम दिल्ली तक पहुंच गया। ठेठ हिंदी में ठाठ की कार्रवाई हुई। खेतों पर हवाई जहाज सत्र कर दवाई छिड़काने लगी। हेलीकॉप्टर मंडराने लगे। किसान दंग रह गए। फसल बची
या नहीं क्या मालूम, पर वोट मजबूत हुए। ऐसा हुआ कि मतलब वो जागृत हुए तो उन्होंने क्या किया कि हेलीकॉप्टर में दवाई का छिड़काव करवा दिया खेत में। अब फसल बचे या ना बचे उसको नुकसान फायदे से उनको कोई मतलब नहीं है, पर उनके वोट तो बढ़ गए ना, क्योंकि किसानों को तो ये लगेगा कि उन्होंने हेलीकॉप्टर से ले जाकर के छिड़कवाया, लेकिन उन्होंने वहाँ तक देखने तक नहीं है कि क्या कैसे हुआ। इस बात को विरोधियों ने भी स्वीकार किया कि अगर ऐसे ही हवाई जहाज खेतों पर दवा छिड़काती रहेगी तो उसकी जड़ें साफ हो जाएंगी। शहर के आसपास यह होता रहा तो बंदा अपना 6 पुस्त अखबार 10 पैसों को पढ़ता यहीं बैठा रहता। स्मरण रहे, आलसियों के यथार्थवाद पर हम पकड़ मजबूत रहती है। समीक्षा, लेखक ने इस गद्यांश में सरकारी व्यवस्था और उसके नुमाइंदगी की वास्तविकता स्थिति बताई है। जैसे कभी कुछ चीजें होती हैं कि कोई कहीं आने वाला होता है तो वहां पर की सारी चीजें ठीक ठाक करवा देती है, लेकिन वास्तव में पहले वहाँ गड़बड़ी रहती है। तो अगर थोड़ा बहुत मुद्दा बढ़ा, वो अपने वोट बढ़ाने के लिए चीजें करवा देंगे, लेकिन वैसे वो सुस्त पड़े ही रहते हैं। जब कोई किसी समस्या का शोरगुल ना हो तो व्यवस्था में कोई हलचल ही नहीं होती है, सब उदासीन बने रहते हैं। जब कोई समस्या राजनीतिक मुद्दा बनती है तब जाकर के मंत्री अधिकारी सब सक्रिय होते हैं। अगर कोई मुद्दा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, तब फिर जाकर के सारे जागृत होते हैं, नहीं तो ऐसे ही पड़े रहते हैं। कई बार समस्याओं का निवारण न करके दिखावा और सरकारी पैसों का दुरुपयोग भी किया जाता है। अब यहाँ पर समस्या का मुख्य रूप से इल्लियों का निपटारा नहीं किया गया, दिखावा किया गया हेलीकॉप्टर से दवाई डलवा करके। तो ये चीज कभी बताते हैं। एक दिन एक कृषि अधिकारी ने कहा, चलो इल्ली के उन्मूलन की प्रगति देखने खेतों में चले। अब जब ये चीजें हो गई, हेलीकॉप्टर से दवाई वगैरह डलबर गई, तो एक दिन सरकारी अफसरों का चलो खेतों में देखने चले हैं, तो क्या प्रगति हुई, क्या हुआ। तुम भी बैठो हमारी जीप में। मैंने सोचा चलो इसी बहाना पता चल जाएगा कि चने के पेड़ होते हैं या झाड़। कभी से बोला गया तो वो ये चीजें बोलते हैं। मैं जीप में सवार हो गया। रास्ते भर मैं उनके विभाग के अन्य अफसरों की बुराई करता रहा, उनका मनोरंजन करता रहा। मतलब कभी जो थे रास्ते भर में वो जा करके उनका तो बड़ाई कर रहे थे जिसके साथ थे, लेकिन अन्य लोगों की क्या करते गए, वो बुराई करते गए। कोई 1.5 घंटे बाद हम एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां चारों तरफ खेत थे। वहां एक छोटा अफसर खड़ा इस बड़े अफसर का इंतजार कर रहा था। हम उतर गए। मैंने गौर से देखा, चने के पौधे होते हैं, खेत होते हैं, यानी समधन की खोड़ी गलत नहीं खड़ी थी। वह खड़ी थी जहां हमारी जीप खड़ी थी। हम पैदल चलने लगो, चारों ओर खेत थे। मैंने एक किसान से पूछा, तुम खेतों को खोदते हो तो क्या निकलता है? वह समझा नहीं, बोला, मिट्टी निकलती है। इसका मतलब है प्राचीन काल से यहाँ खेत थे। मैंने कहा, मेरी जरा इतिहास में रुचि है, खुदाई करने से इतिहास पता लगता है। अगर खुदाई करने से नगर निकला तो समझना चाहिए प्राचीन काल से नगर था। सिर्फ मिट्टी निकले तो समझ लेना चाहिए प्राचीन काल से ही खेत था, और यदि मिट्टी भी ना निकले तो समझ जाना चाहिए कि यहाँ खेत नहीं था। आगे आगे बड़ा अफसर छोटे अफसर से बात करता जा रहा था। इस खेत में तो इल्लियां नहीं है? बड़े अफसर ने पूछा। जी नहीं है, छोटा अफसर बोला। कुछ तो नजर आ रही हैं? जी हाँ, कुछ तो हैं। कुछ तो हमेशा ही रहती हैं? जी हाँ, कुछ तो हमेशा रहेंगी ही। खास नुकसान नहीं करती? जी, खास नुकसान नहीं करती हैं। फिर भी खतरा? हाँ, खतरा तो है। छोटा अफसर बोलते हैं, बातें उचीती हो रही हैं नॉर्मली, कभी भी बढ़ सकता है। जी हाँ, बढ़ तो सकती हैं। सुना सारा खेत साफ कर देती हैं? बिल्कुल साफ कर देती हैं। इस खेत पर छिड़काव हो जाना चाहिए? जी हाँ, हो जाना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? जैसा आप फरमाए, छोटे अफसर ने नम्रता से कहा। फिर वो दोनों चुपचाप चलने लगे। जैसे पोजीशन हो, मुझे बताना है, मैं हुक्म कर दूंगा। मैं जैसी पोजीशन होगी आपके सामने पेश कर दूंगा। और सुनो जी, हुक्म, मुझे चना चाहिए, हरा घर ले जाना है, जीप में रखवा दो। अभी रखवाता हूँ। छोटा अफसर किसान की तरफ लपटा। ओए, क्या नाम है तेरा? किसान भागकर पास आया। छोटे अफसर ने उससे घुरा कर कहा, अबे तेरे खेत में इल्ली है? नहीं है हुजूर। अबे थी ना, वो कहाँ गई? हुजूर पता नहीं कहाँ गई, वो सब अब बात कही गई सब इल्ली। किसान हाथ जोड़ने कांपने लगा। उसे लगा इस अपराध में उसका खेत जब्त हो जाएगा। छोटे अफसर ने क्रोध से सारे खेत की ओर देखा और फिर बोला, अच्छा खैर, जरा हरा हरा चना छांट कर साहब की जीप में रखवा दो। चल जल्दी करिए। सारी बातें होती गई उनके बारे में। तो इससे समीक्षा क्या निकलती है? प्रस्तुत गद्यांश से व्यंग्यकार ने अधिकारियों को काम के नाम पर लीपापोती अनाचार करने की कार्यशैली पर व्यक्त किया है। वो काम के नाम पर क्या करते हैं? लीपापोती। जैसा बड़ा अधिकारी है तो छोटा अधिकारी कोई विरोध नहीं करता गया, जैसे जैसे वो बोलता गया वो भी बोलता गया। साथ ही यह भी दिखाया गया है कि छोटे अफसर किस प्रकार बड़े अफसर की हाँ में हाँ मिलाते हैं, जी हुजूरी करते हैं। इसके अलावा किसी की बुराई करने से मनोरंजन करना, जैसे वो
1.5 घंटे जो थे जीप में बैठा कर के दूसरे अधिकारियों की बुराई कर रहे थे, तो एक मनोरंजन के रूप में लिया जाता है दूसरे चीज़ों की बुराई करना। इतिहास संबंधी खोज में अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली वर्तमान व्यवस्था में पिस्ते किसान की दैनिक स्थिति पर प्रकाश डालती है। किसान खेत में चने के पौधे उखाड़ने लगा। छोटा अफसर उसके सिर पर तना खड़ा था। इधर मैं और वह बड़ा अफसर चहलकदमी करते रहे। वह बोला, मुझे खेतों में अच्छा लगता है, यह सचमुच जीवन है, शांति है, सुख है। वह जाने क्या क्या बोलने लगा। उसने मुझे मैथिली शरण गुप्त की ग्राम जीवनी पर लिखी कविता भी सुनाई, जो उसने कभी 8वीं कक्षा में रटी होगी। कहने लगा कि मेरे मन में जब यह कविता उठती है, मैं जीप पर सवार हो खेतों में चला आता हूँ। मैं बूटी तोड़ते किसान की ओर देखता, सोचने लगा गुप्ता जी को क्या पता था कि कविता लिखकर क्या नुकसान करवा देंगे। कुछ देर बाद हम लोग जीप पर सवार हो गए, बढ़ गए। किसान ने हमें जाते देख राहत की सांस ली। जीप में काफी हरा चना ढेर पड़ा था। मैं खाने लगा, हुए लोग भी खाने लगे। एकाएक मुझे लगा कि जीप पर 3 इल्लियां सवार हैं, जो खेतों की ओर चली जा रही हैं। 3 बड़ी बड़ी इल्लियां, सिर्फ 3 ही नहीं, ऐसी 1000 इल्लियां हैं, लाखों इल्लियां हैं। ये सिर्फ चना ही नहीं खाती, सब कुछ खा जाती है। निसंग जीपों पर सवार चली जाती है। समीक्षा इसमें कभी कहते क्या है वास्तव में? इस गद्यांश में व्यंग्यकार ने अफसरों सहित उन सभी व्यक्तियों की तुलना से की है जो व्यवस्था का हिस्सा बनकर व्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो व्यवस्था का ही हिस्सा बनकर और उसी व्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे वो तीनों जो बोल रहा था इल्लियां सवार है, वो अपने तीनों को ही बोल रहा था, बड़े अफसर, छोटे अफसर और वो स्वयं। ऐसे लोग मात्र 3 नहीं, हजारों लाखों में हैं। साथ ही इस बात पर चुटकी ली कि लोग कविताएं और साहित्य पढ़ते जरूर हैं, लेकिन उसके मर्म तक नहीं पहुंचाते। वर्तमान व्यवस्था में किसान स्थिति के मर्म, वहां पर जो वो गुप्त जी ने जो लिखी थी उसका वो अलग ही मतलब ले जाते हैं। हमारे लेखक को आभास हुआ कि चने की फसल पर लगने वाली असली इल्लियां कौन है। यदि कृषि अधिकारी और इन सारे तमाम सरकारी अधिकारी, नेता, बुद्धिजीवी जो कभी जीप कभी कार पर सवार कर आते हैं और न सिर्फ खेतों की फसल बल्कि देश के तमाम संस्थानों को धीरे धीरे खत्म कर खा जाते हैं। सारी चीजों को नेता न पाड़ी बनेगा और धीरे धीरे सारी चीजें खा जाता है, अपने शौक शान चीजों में खत्म कर देता है। अब यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ है: कपोल कल्पना, मनगढ़ंत बातें, पश्चाताप, भेदभाव, अन्याय। अस्थि देवी यानी मूल में रहने वाली माता, नष्टार्थी यानी नष्ट करने वाली, इत्मीनान यानी धीरता, पब्लिसिटी यानी कि प्रचार प्रसार, अनुमूलन जड़ से उखाड़ देना, पोजीशन यानी स्थिति, मनोरंजन यानी मन को प्रसन्नता करना, व्यक्त कथन, इल्लियां अनाज में लगने वाला कीड़ा। अब इसमें से सारांश क्या निकलता है, मेन टॉपिक क्या होता है? जीप पर सवार इल्लियां एक ऐसा व्यंग है जिसमें शरद जोशी जी की पैनी दृष्टि किसी न किसी विषामत और मार्मिक उद्घटना करती है और रेखांकित करती है कि शरद जोशी की व्यंग दृष्टि कहीं और कोई जोड़ नहीं है। भारत कृषि प्रधान देश है, जय जवान जय किसान कहने वाले इस देश के किसान केवल प्राकृतिक आपदाओं से ही नहीं लड़ते बल्कि राजनीतिक विसंगताओं की भी मार खाते हैं। उसकी आधी फसल कभी बारिश कभी ओलों में सूख जाती, निपट जाती, तो आधी फसल अधिकारियों ने नपाड़ी हड़प लेते हैं। आधी तो प्राकृतिक आपदाओं में खत्म हो जाएगी, लेकिन आधी जो होती है वो राजनीतिक आपदाओं से खत्म हो जाती है, जिसके चलते किसानों को अपने श्रम पर पूरा परिश्रम नहीं मिलता। किसान इतने श्रम करते हैं पर उनका कोई परिणाम नहीं मिलता है। उनको नेता और अफसर अपने अनाचार को कभी इल्ली के तो कभी मौसम के आड़ में दबा देते हैं। कम शब्दों में कहें तो शरद जोशी जी की यह कृति जीप पर सवार इल्ली व्यंग विधा कठिन चुनौतियों को पूरा करती है और व्यंग के निष्कर्ष पर खरी उतरती है। उनके अन्य व्यंग नेताओं की कलियां खोलने वाले तो ही हैं, साथ सामाजिक जीवन और लोकतंत्र की रखवाली भी करते हैं और उनकी व्यंग दृष्टि इतनी पैनी है कि कोई भी विसंगति उन्हें इतना बिना बधी नहीं रह सकती है। इसमें मेनली यही बोला गया है कि किसान पिसते रहते हैं और ये जो राजनीतिक वगैरह लोग होते हैं वो उसका लाभ उठाते रहते हैं और समाज की व्यवस्था को खोखला करते जाते हैं। तो इसका पीडीएफ जो था हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, आप एक बार इसको पीडीएफ से पढ़ लें, जिसको चीज़ें आपको अच्छे से एकदम समझ में आ जाएंगी। फिर इसका एमसीक्यू सेशन हमारे नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, तो आप उससे एमसीक्यू देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।